हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेड टू टेरिटरी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे ब्रिटिश कैसे इंडिया में आए, आने के बाद ट्रेड करना कैसे स्टार्ट किए और ट्रेड से स्टार्ट होकर कैसे उन्होंने इंडिया में एनेक्सेशन करना स्टार्ट किए। फर्स्ट बंगाल को एनेक्सेशन करने के लिए उनको जो लड़ाई लड़ना पड़ा, बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर 1757 एंड 1764, ये चीज़ें हम लोग देखें। अब आ जाता है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि कंपनी रूल एक्सपैंड कैसे हुआ। 1757 से लेके 1857 तक कंपनी का रूल एक्सपैंड होता गया। कैसे? इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करके। बट कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ज़्यादातर नहीं किया है। अगर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया है तो इंडियन स्टेट को कैसे एनेक्स किया है? तो कंपनी ने बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक मेथड यूज़ किया है फॉर एनेक्सेशन। जैसे बैटल ऑफ पलासी और बक्सर के बाद कंपनी ने इंडियन रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया। वो लोग ब्रिटिश किसी को अपॉइंट नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि लोकल्स को इससे प्रॉब्लम हो सकता है कि बाहर से कोई आके यहाँ पे राज कर रहा है। तो वो लोग एक डिप्लोमेटिक मेथड यूज़ किया यहाँ पे ताकि उनका एनेक्सेशन सक्सेसफुल हो। बेसिकली कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट whose work was to serve the interest of the company। जो रेसिडेंट इंडियन को वो लोग बैठाए, उनका मेन काम ही था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल जो एजेंडा था कंपनी का वो बस फुलफ़िल हो जाए। बाद में ब्रिटिश क्या क्या कुछ पॉलिसीज़ लाए, जैसे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्स। ये पॉलिसीज़ के द्वारा ब्रिटिश ने एनेक्सेशन और ज़्यादातर किया। ये पॉलिसीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्स। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिसी में सब्सिडियरी अलायंस। रिचर्ड वेलेस्ली was the person who institutionalized the policy of subsidiary alliance। रिचर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस को स्टार्ट किया। अब ये पॉलिसी है क्या? ये पॉलिसी है कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। इंडियन रूलर के पास कोई आर्म फोर्सेस होगा ही नहीं। रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। रूलर्स को सब्सिडरी फोर्सेस के लिए ब्रिटिश को पे करना पड़ेगा और ब्रिटिश कंपनी उनको प्रोटेक्शन देगा। अगर कोई इंडियन रूलर पेमेंट नहीं कर पाए तो पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन एज पेनल्टी। उनका टेरिटरी का कुछ पार्ट एज ए पेनल्टी ब्रिटिश को देना पड़ेगा। क्या पॉलिसी था सब्सिडरी अलायंस का? सबसे फर्स्ट पॉइंट कि कौन सब्सिडरी अलायंस का पॉलिसी को इंस्टीट्यूशनलाइज किए थे, उनका नाम था रिचर्ड वेलेस्ली। क्या था पॉलिसी? कि इंडियन रूलर्स इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस नहीं रख सकते हैं। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। रूलर्स को पे करना पड़ेगा ब्रिटिश को सब्सिडरी फोर्सेस के लिए। जो फोर्सेस एक्चुअली उनके पास है ही नहीं, उनके लिए उनको ब्रिटिश को पे करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश अगर कोई अटैक करे तो ब्रिटिश उनको बचाएंगे और अगर ब्रिटिश अटैक करे तो उनको कोई नहीं बचाएगा। दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगा और अगर कोई रूलर पेमेंट नहीं कर पाए तो उनका पार्ट ऑफ द टेरिटरी ब्रिटिश ले लेगा। ये था हम लोग का सब्सिडरी अलायंस। नवाब ऑफ अवध और हैदराबाद was forced to give its part of its territories on similar ground। नवाब ऑफ अवध एंड हैदराबाद को अपना टेरिटरी का कुछ पार्ट देना पड़ा था इस अलायंस के। नेक्स्ट देखते हैं
टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। कुछ टाइम में कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भी किया था। एट टाइम्स कंपनी यूज डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन टू प्रोटेक्ट इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में भी गए थे। और मैसूर में तब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था क्योंकि वहाँ पे था मालाबार कोस्ट। और मैसूर एरिया में कार्डामम, पेपर, सैंडलवुड ये सब का बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता था। कंपनी परचेज करता था पेपर एंड कार्डामम फॉर दिस पोर्ट ऑफ द किंगडम और उनको मालाबार कोस्ट के थ्रू बाहर भेजते थे। हैदर अली, टीपू सुल्तान के फादर, 1761 से 1782 तक राज किए। उसके बाद आए टीपू सुल्तान, 1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान रहे। उनका जो ट्रेडिंग चल रहा था, 1785 में टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट बंद कर दी सैंडलवुड, पेपर और कार्डामम का, और लोकल मर्चेंट को अलाउ नहीं किए कि ब्रिटिश कंपनी के साथ कोई ट्रेडिंग ना करे। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया, एक्सपोर्ट बंद करवा दिए सैंडलवुड, पेपर और कार्डामम का, और लोकल मर्चेंट को मना कर दिया कि कंपनी के साथ भाई ट्रेडिंग मत करो। और कंपनी को शुरू से ही लगता था हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, बहुत एरोगेंट थे एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस थे बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री स्किल्स। हैदर अली का भी मिलिट्री स्किल्स बहुत अच्छा था, टीपू सुल्तान का भी बहुत अच्छा था। इसीलिए कंपनी को डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करना पड़ा। जो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक हुआ, जो वार हुआ, वो वार हम लोग एंग्लो मैसूर वार के हिसाब से जानते हैं। तो देयर आर 4 एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ 1764 to 69। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1780 से 84। थर्ड हुआ 1790 से 92 एंड द फोर्थ वन 1799, बैटल ऑफ सेरिनगपत्तनम। उनका कैपिटल था मैसूर का सेरिनगपत्तनम, जहाँ पे टीपू सुल्तान का डेथ हुआ और कंपनी जीत गया। दैट वाज 1799। 4 वार्स हुआ, 4 वार्स वे फॉट बिटवीन मैसूर एंड द कंपनी, दैट 1764-69, 1780-84, 1790-92 एंड 1799। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान का डेथ हुआ, जो कि बैटल ऑफ सेरिनगपत्तनम के नाम पे फेमस है, एंड कंपनी जीत गया। टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिनगपत्तनम। और लड़ाई के बाद क्या हुआ, मैसूर को उनका जो फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी था, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के पहले जो लोग राज करते थे, वेडियर्स, उनको बैठाया गया, वेडियर्स को, एज ए पपेट रूलर फ्रॉम द ब्रिटिश, एंड सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया गया। और एक बार जब सब्सिडरी अलायंस इम्पोज हो गया तो उनका तो आर्मी है ही नहीं, तो बाद में ब्रिटिश को अटैक करने का तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो ऐसे मैसूर का एनेक्सेशन हो गया। देख लिए हम लोग क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। टीपू सुल्तान, जिनको हम लोग द टाइगर ऑफ मैसूर बोलते थे, उनका फादर हैदर अली, जो कि 1761 से 1782 तक जिंदा थे। उसके बाद देखें टीपू सुल्तान, जो कि 1782 से 1799 तक राज किए। हैदर अली 1761 से 1782 तक राज किए। कंपनी को वहाँ से पेपर, कार्डामम, पोर्ट से ट्रेडिंग करते थे, बट 1785 में टीपू सुल्तान ने रोक दिया और लोकल मर्चेंट्स को भी मना कर दिया ट्रेडिंग करने के लिए। तो वार स्टार्ट हुआ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1764-69, सेकेंड हो गया 1780 to 1784। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जब चल रहा था तभी हैदर अली का डेथ हुआ। वहीं से टीपू सुल्तान
चल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान का डेथ हो गया और बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में कंपनी जीत गया। जीता कंपनी तो कंपनी ने क्या किया, वडेयर्स को फिर से रूलिंग में डाल दिया और सब्सिडी अलायंस को इम्पोज कर दिया। मतलब मैसूर का एनेक्सेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है स्टोरी ऑफ मराठा एम्पायर। मराठास उस टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो मराठास को कोई पॉलिसी से हराना मुश्किल था क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल था मराठा एम्पायर। एंड मराठास का एक विजन था कि दिल्ली को कैप्चर करना है। तो दिल्ली को कैप्चर करने के लिए मराठास ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ाई किया था अफगान्स के साथ, बट मराठास वर डिफीटेड देन। Marathas were divided into many states under different chief sardars. मराठा बहुत सारा स्टेट में डिवीजन था, डिवाइडेड था। चीफ सरदार्स, उनका स्टेट का एक एक चीफ सरदार्स रहता था। जैसे सिंधिया जो कि ग्वालियर को संभालते थे, होलकर जैसे इंदौर को संभालते थे, गायकवाड़ जैसे बड़ौदा को संभालते थे, भोसले नागपुर को संभालते थे। तो दे वर द चीफ सरदार्स। और ये चीफ सरदार को मिला के एक जन ही रहता है पेशवा, जो कि होता है प्रिंसिपल मिनिस्टर। तो पेशवा के अंडर में रहते थे चीफ सरदार्स। मराठास वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ सरदार्स। सिंधिया, ग्वालियर, होलकर, इंदौर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोसले, नागपुर। राइट। अब वार विथ मराठास, कंपनी का क्या क्या वार हुआ। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो कि 1775 से 1782 में हुआ, कोई भी क्लियर विक्ट्री नहीं था। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ सलबाई में बोला गया कि 20 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगा। तो ब्रिटिश वर प्रिपेयरिंग कि 20 साल के बाद फिर लड़ना है। ब्रिटिश ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हो चुका था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ 1803 से 1805 तक। ब्रिटिश बहुत सारे टेरिटरीज ले लिए, उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली। थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ 1817 से 1819 तक, और उसमें मराठा पावर्स वर कम्प्लीटली क्रश्ड। मराठा कम्प्लीटली हार गए एंड द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथूर विद अ पेंशन। पेशवा को हटा दिया गया और उनको बिथूर में भेज दिया गया पेंशन देके। नेक्स्ट आते हैं द क्लेम टू पैरामाउंटसी। क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी ये एक पॉलिसी था ब्रिटिश का। क्या पॉलिसी था? अर्ली 19th सेंचुरी से कंपनी परसुएडेड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, बंगाल, मैसूर एंड मराठास। अर्ली 19th सेंचुरी से कंपनी का एक पॉलिसी रहा कि बंगाल, मैसूर और मराठा को तो जीत लिया टेरिटोरियल एक्सपेंशन में। और पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी क्या था? तो फिर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी था अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल जो थे 1813 से 1823 तक। कंपनी क्लेम किया कि कंपनी ऑथोरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। कंपनी का जो ऑथोरिटी है वो सबसे सुप्रीम है, सबसे पावरफुल है। इसी के लिए बाकी इंडियन स्टेट्स का जो पावर है उससे कंपनी ज़्यादा है। तो इसी के लिए अगर आपको लगता है कि कंपनी का पावर ज़्यादा नहीं है और आप चैलेंज करते हो, तो ब्रिटिश विल एनेक्स योर स्टेट। मतलब क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी मतलब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं सुप्रीम हूँ। अगर आपको ये नहीं लगता है तो आई विल अटैक यू और मैं आपको एनेक्स करूँगा आपका स्टेट को। ये था क्लेम टू पैरामाउंटसी। बट ये प्रोसेस भी अनचैलेंज नहीं गया। एक्सपेंशन के टाइम पे भी, क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी के टाइम पे भी चैलेंज आया। चैलेंज आया कहाँ से? कीतूर के एनेक्सेशन के टाइम। कीतूर जो आज के टाइम पे कर्नाटक बोलते हैं, वहाँ पे रानी चन्नम्मा स्टार्टेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट किया रानी चन्नम्मा, जिनको अरेस्ट कर दिए ब्रिटिश ने 1824 में एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। 1829 में प्रिजन में उनका मौत हो गया।
उसके बाद कंटिन्यू किए। रायन ना बोल के एक चौकीदार थे जो संगोली से थे, वो ये रेजिस्टेंस को कंटिन्यू किए, बट ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड इन 1830। 1830 में उनको पकड़ा गया एंड ही वॉज हैंग्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वरीड विथ रशियन एक्सपेंशन। ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम में बहुत ज़्यादा वरीड थे रशिया का एक्सपेंशन को लेकर, क्योंकि उन्हें लगा रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। रशिया शायद एशिया तक एक्सपैंड कर देगा, इंडिया में भी आएगा, नॉर्थ वेस्ट होके वो लोग घुसेगा, मतलब अफ़गानिस्तान की तरफ से इंडिया में वो लोग घुस सकता है। तो इसी के लिए ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान में अटैक किया। प्रोलॉन्ग वॉर विद अफ़गानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। 1838 से 42 तक लड़ाई चला एंड सिंध वॉज टेकन ओवर 1843, और सिंध को वो लोग ले लिया 1843 में। नेक्स्ट उनका लाइन में था पंजाब, बट इट वॉज नॉट ईजी टू विन ओवर पंजाब। बट पंजाब को हराना थोड़ा मुश्किल था बिकॉज ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह का जब डेथ हो गया तो ब्रिटिश अटैक कर दिए सिख किंगडम में एंड पंजाब वॉज एनेक्स्ड। नेक्स्ट पॉलिसी आता है हम लोग का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अ पॉलिसी डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी एक पॉलिसी बनाए थे। ही वॉज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, और ये डिक्लेयर करता था कि कोई भी इंडियन रूलर अगर अपना नेचुरल मेल हेयर के बिना मर जाता है, मतलब अपना खुद का अगर लड़का नहीं हुआ, तो उसका किंगडम वुड लैप्स, दैट मीन्स एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। अगर उनका खुद का लड़का नहीं हुआ, नेचुरल हेयर नहीं हुआ, वो भी मेल नेचुरल हेयर, तो ब्रिटिश उनका स्टेट को एनेक्सेशन में लेके जाएंगे। बहुत सारा किंगडम को ऐसे एनेक्स किए थे ब्रिटिश, जैसे सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड अवध। ड्यूरिंग एनेक्सेशन ऑफ अवध, ब्रिटिश एडेड एन आर्गूमेंट। अवध का जब एनेक्सेशन चल रहा था तो ब्रिटिश ने एक आर्गूमेंट ऐड किया था उसके साथ कि अवध को हम लोग इसीलिए एनेक्स कर रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ के लोगों को बचा सकें मिस गवर्नमेंट से। नवाब का जो गवर्नमेंट है, नवाब जैसे चलाते हैं अवध को, वो बहुत गलत है, तो हम लोग वहाँ के लोगों को बचा रहे हैं, ये बोल के ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स किया था। और ये कितना झूठ बात है ये पता चला हम लोग को जब पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में जब अवध के लोग ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ज्वाइन किया। नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग अप ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। एक नया एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप। इतना सारा अभी स्टेट को जब हम लोग ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया, इतना सारा स्टेट हो गया जब ब्रिटिश के पास, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग चलाएंगे कैसे? तो वारेन हेस्टिंग्स जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिटिश एक्सपेंशन। वो क्या किया, ब्रिटिश टेरिटरी को डिवाइड कर दिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिनको बोलते हैं प्रेसिडेंसीज। बंगाल प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ईच रूल्ड बाय गवर्नर एंड सुप्रीम हेड वाज गवर्नर जनरल, जो कि एक एक गवर्नर उनको रूल करता था, और जो सुप्रीम हेड होता था उनको बोलते थे गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म्स इन जस्टिस, जस्टिस सिस्टम को भी पूरा चेंज किया, एंड रिफॉर्म्स इन आर्मी, और आर्मी सिस्टम को भी चेंज किया। न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस में हम लोग क्या देखें कि डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट आ गया, एक हो गया क्रिमिनल कोर्ट, एक हो गया सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में क्या था, दिस कोर्ट्स वर अंडर अ क्वासी एंड मुफ्ती अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। क्रिमिनल कोर्ट में एक क्वासी था और एक मुफ्ती था जो कि कलेक्टर्स के सुपरविजन में रहते थे। सिविल कोर्ट में क्या था, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मौलवी और हिंदू थे जो कि यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में थे, जो कि इंटरप्रेट करते थे उनको सिविल लॉज को, इंडियन लॉज को। देयर आर सम चैलेंजेस तो ऑलवेज विल बी देयर, जहाँ भी चेंज होगा वहाँ पे चैलेंजेस होगा। द मेजर प्रॉब्लम वॉज द ब्राह्मण पंडित हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का जितना भी स्कूल्स थे,
हर एक स्कूल में अलग अलग रूल था और अलग अलग स्कूल के पंडित अलग अलग रूल को एक्सप्लेन करते थे, तो देयर वॉज अ प्रॉब्लम बिटवीन देम। संस्कृत टेक्स्ट जो कि सोशल रूल और कोड ऑफ बिहेवियर को एक्सप्लेन करता था। इसी के लिए ब्रिटिश क्या किया, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 11 पंडित को बोला कि कंपाइल करो हिंदू लॉ को। तो 11 पंडित मिलके हिंदू लॉ को कंपाइल किया। एंड एन बी हेलहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। और एन बी हेलहेड ने क्या किया, इस पूरा जो कंपाइल किया सब लॉज को, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. In 1778 एक मुस्लिम लॉ भी कंपाइल किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके दौरान अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। कोर्ट ऑफ अपील एस्टैब्लिश किया गया, एक न्यू सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, द सदर निजामत अदालत। कलेक्टर becomes the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders। कलेक्टर बन गया एक सेंटर ऑफ पावर, नया सेंटर ऑफ पावर जो कि प्रीवियस होल्डर्स सबको रिप्लेस किया। नेक्स्ट, आर्मी में क्या क्या चेंज आया। द पावर ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये तो हम लोग जानते हैं कि आर्मी स्ट्रांग होगा तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगा। मुगल पीरियड के टाइम में क्या था आर्मी का, सवार्स थे, कैवलरी थे, जो कि ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक। जो क्या थे, ट्रेन सोल्जर था जो कि घोड़ों में सवारी करते थे और लड़ाई करते थे। और क्या था, इन्फेंट्री था, पैदल सोल्जर्स था। ट्रेन इन आर्चरी एंड सोड, जो लोग को सोड और आर्चरी में ट्रेन था। मुगल पीरियड में ये लोग लड़ाई करते थे। कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड इन्फेंट्री डिड नॉट प्ले अ मेजर। कैवलरी जो लोग घोड़सवार थे वही लोग आर्मी को डोमिनेट करते थे, उनके ऊपर ही डिपेंड करता था पूरा वार। बट 18th सेंचुरी में ये चीज़ें चेंज हो गया। मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेन देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। मुगल का बाद अवध, बनारस, ये सब स्टेट क्या किया, पीजेंट्स को रिक्रूट करने लगा, उनको ट्रेन करने लगा और प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी सेम मेथड अडॉप्ट किया और सिपाही आर्मी वो लोग बनाया। सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विथ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। पहले के ज़माने में जैसे सोड से लड़ाई करते थे, हम लोग आर्चरी से लड़ाई करते थे, बट अभी बंदूकें आ गया, गन पाउडर्स आ गया, तोप आ गया, कमान आ गया। सो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो गया। उसके हिसाब से हम लोग को सवार्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा। घोड़सवार जो लोग थे, कैवलरी, उनका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा। और क्या चेंज आया कि कंपनी आर्मी वॉज यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। एक ही मिलिट्री कल्चर हर एक सोल्जर्स के अंदर भर दिया। ट्रेनिंग एकदम एक जैसा, कोई डिफरेंट नहीं। पहले क्या था, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, वार लगा सबको उठा के चलो लड़ना है, ये एक सिस्टम था। बट वो चेंज हो गया। जो सोल्जर है वो एक सोल्जर ही रहा। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। उनको यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग में दिया गया, ड्रिल एंड डिसिप्लिन में दिया गया। बहुत सारा टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करवाया क्योंकि कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। कास्ट और कम्युनिटी का जो फीलिंग्स था वो बहुत टाइम में इग्नोर करते थे एक प्रोफेशनल सोल्जर्स का फोर्स बनाने के लिए। रिलीजियस सोसाइटी था तो सेंटिमेंट हैड ए की पोजीशन। कंक्लूजन क्या देखें हम लोग यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से कैसे टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में कन्वर्ट हुआ। अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। नया स्टीम टेक्नोलॉजी आया तो ब्रिटेन से इंडिया तक का जो जर्नी था, जो कि 6 से 8 महीना लगता था, अभी शिप में वो बस 3 हफ्ता में ही कंप्लीट हो जाता है।
By 1857 द कंपनी हैड ए वास्ट एम्पायर ऑफ इंडिया. 1857 में कंपनी के पास बहुत सारा एनेक्सेशन हो गया, कंपनी के पास बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दिया. कंपनी एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी. डायरेक्ट रूल था कंपनी के पास 63% एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 78% पॉपुलेशन ब्रिटिश के पास चले गया. आज की वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच.